देखिए शेरशाह सूरी जो है ये है कौन? तो शेरशाह सूरी जो है जब बाबर के टाइम पे, ठीक है, बाबर जो था उसने लड़ाइयां लड़ी और सारी लड़ाइयां जीती, जिसमें से चंदेरी का, ठीक है, ये आपको पता होगा कब हुआ था चंदेरी का युद्ध? 1529 बैटल ऑफ चंदेरी 1529 में, 1529 में या 1528 में या 1527 में, 26 में, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत, 27 में खानवा का युद्ध, फिर चल दिया, फिर घर पहुंचा, पहले चलेगा ना फिर घर पहुंचेगा, इसलिए चंदेरी का 1528 में हुआ था और घर पहुंचा घाघरा 29 में हुआ था, ठीक है। तो चंदेरी का युद्ध जो था 1528, जिसमें उसने मेदिनी राय को हराया था बाबर ने, उस युद्ध में, ठीक है, उस बैटल में शेरशाह जो है, शेरशाह सूरी जो है, उसने अपनी इंटेंशन जो है, ठीक है, वैसे तो ये किसके लिए काम कर रहा था शेरशाह सूरी? मुगल एम्परर बाबर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है। ये शेरशाह सूरी जो था एक्चुअल में कि ये मुगल एम्परर बाबर की सर्विस में था ये, ठीक है। ही वॉज इन द सर्विस ऑफ एम्परर बाबर, जिसमें से मेन जो कैंपेन है, ठीक है, मेन जो लड़ाई थी जिसमें शेरशाह सूरी भी एंगेज था बाबर के लिए, वो थी बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है। तो चंदेरी के युद्ध में बाबर की सर्विस में शेरशाह सूरी था, ठीक है, पिक्चर में। अब देखिए कैसे ये इसके बेटे हुमायूं के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए शेरशाह जो है, इसने जो बाबर की एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स थे, लड़ाइयां थी, उसके लिए उनको अचीव करने के लिए उसकी हेल्प की, उसकी मदद की, ठीक है, उसकी साथ था वो। तो ये जो शेरशाह सूरी है एक्चुअल में ये एक अफगानी है, सेकंड अफगान अंपायर की इसने स्थापना की थी, ठीक है। मगर और इसकी जो थी, ये जो सूरी है, ये सूर भी लिखते हैं और ये सूरी भी लिखते हैं, अब अलग अलग नाम है, ठीक है, बट एक्चुअली में इसका जो सूर अंपायर है, ठीक है, जो उत्तर भारत में बसा था अफगानिस्तान से आकर, ठीक है। स्पेशली शेरशाह सूरी जो था, ये याद रखिएगा कि सेकंड अफगान अंपायर की स्थापना इसने की थी, ठीक है, शेरशाह सूरी ने। और ये आया क्यों था? फॉर दी बोल सकते हैं आपकी बाबर की सर्विस में था ये, बाबर के टाइम पे, तो बाबर के लिए काम कर रहा था ये, ठीक है। इसका वैसे एक्चुअल नाम जो था, रियल नेम जो था, वो था फरीद। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। फरीद वाज हिज रियल नेम, इसका असली नाम था फरीद, ठीक है। शेरशाह सूरी का रियल नेम फरीद था। और इसको जो बिहार के गवर्नर थे, क्योंकि बिहार में इसका जो वो था अपना कैपिटल जो थी, एस्टेब्लिशमेंट जो थी, वो बिहार में की थी। तो बिहार के जो गवर्नर थे बाबर खान लोहानी, ठीक है, उन्होंने इसको शेर खान का टाइटल दिया था, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि इसका जो टाइटल था वो शेर खान से जाना जाता था। शेर खान उपाधि जो है वो किसने दी थी? अभी शेर खान क्या होता है? शेर होता है लॉयन, ठीक है, मतलब उसकी बहादुरी, ठीक है, और खान तो ये मतलब मुस्लिम के लिए वर्ड यूज होती है। तो शेर खान टाइटल जो है वो दिया गया था बाय, नाम है, अब ये बाबर वो बाबर नहीं है, ये बाबर खान लोहानी है, ठीक है। और ये कौन है? तो ये गवर्नर ऑफ बिहार है, ठीक है, बिहार का गवर्नर है, इसने दिया था टाइटल। हालांकि इतना जरूरी नहीं है कि ये शेर खान का टाइटल किसने दिया है, बट अगर क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए ये बिहार के गवर्नर ने दिया था, ठीक है। अब देखिए बिहार के गवर्नर ने क्यों दिया था? क्योंकि इसको जो है, ये जो बिहार का एरिया था
वो इसके अंडर था और बिहार में इसने एस्टेब्लिशमेंट की थी, ठीक है। क्योंकि जो बिहार में एक जगह है सासाराम, ठीक है, सासाराम, वहां पे इसने अपनी एस्टेब्लिश की थी कैपिटल, ठीक है, वहां पे इसने राजधानी को स्थापित किया था सासाराम में। और वहीं पे इसका टॉम्ब भी है, क्योंकि इसकी मृत्यु हुई थी उसके बाद यहीं पे इसका मकबरा बनाया गया था सासाराम, बिहार के सासाराम। इसका असली नाम था फरीद, ठीक है। अब देखिए जब ये पिक्चर में आया शेरशाह सूरी, तो इसने एक वर्डिंग कही थी, एक लाइन कही थी। हिस्ट्री में वर्डिंग लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे मैं आपको कल बता रहा था, माओ की मुट्ठी में यारो मौत की निशानी है। इस तरह की जो वर्डिंग होती है वो किससे एसोसिएटेड है, हु सेड दिस, या किसके थॉट थे ये। देखिए इसमें भी एक थॉट है, एक सेंटेंस है, इफ लक aided me, if luck aided me and fortune stood my friend, if luck aided me and fortune stood my friend, I could easily oust the Mughals from हिंदुस्तान। ये जो लाइन है ये कही थी इसने, ठीक है। तो कोट किया मैंने ये सारी चीज, ठीक है। ये जो कोट वर्ड्स हैं, ये सारे जो सेंटेंस है, वो शेरशाह सूरी का है, ठीक है। शेरशाह सूरी ने कहा था कि अगर मेरा ये जो देखिए भाग्य और जो ये है इसके साथ खड़ा होता, फॉर्चून, लक अगर उसको सहायता करता, उसके साथ होता, तो आई कुड इजिली आउट द मुगल्स फ्रॉम हिंदुस्तान, मैं मुगलों को हिंदुस्तान से आसानी से भगा सकता था, ठीक है। बट अगर भाग्य साथ देता, अगर फॉर्चून मेरा दोस्त बनता। अब देखिए इफ लक एडेड मी, इस तरह की बात इसने की तो मुगलों को खदेड़ने वाला या सोचने वाला या कहने वाला कि मुगलों को हिंदुस्तान से मैं निकाल देता, ये था शेरशाह सूरी, ठीक है। अब देखो हुमायूं को इसने 2 बैटल्स में हराया, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको विक्रम का युद्ध भी कहते हैं, तो ये देखा भी था। बट कहीं ना कहीं इसका जो भाग्य था वो खराब था, क्योंकि इसके जो बेटा था ये मर गया, ठीक है, इसका बेटा मर गया। अब ये इसके पोता जो था बाद की सिकंदर मोहम्मद शाह सूर, उसका जो वो था, आपने पढ़ा भी था, हेमू, ठीक है, उसकी बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत ही बलवान आदमी था वो, बहुत ही अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर था। पर उसके साथ भी जो है वो भाग्य साथ नहीं देता है, भाग्य से जो है वो मतलब कहीं ना कहीं वो अकबर जो है वो वहां जीतता है पानीपत के दूसरे युद्ध में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वर्डिंग है ये बिल्कुल सही बोली है कि आराम से मुगल यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं कर सकते थे, शेरशाह सूरी ही कर सकता था, बट यहाँ पे भाग्य ने साथ नहीं दिया था उसका, ठीक है। तो ये जो लाइन है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ी हुई है, इससे एसोसिएटेड है, ठीक है। अब देखिए ये जो बिहार के गवर्नर है बाबर खान लोधी, उन्होंने इनको अपना डिप्टी भी नियुक्त किया था, ठीक है। अपना डिप्टी का मतलब अपना जो डिप्टी क्या होता है, ठीक है, उप, ठीक है, वो भी इसको नियुक्त किया था, काफी ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी थी, ठीक है। और 1529 में, ठीक है, इसने एक लड़ाई लड़ी थी बंगाल में, जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हालांकि इसने जितनी लड़ाइयां लड़ी है शेरशाह सूरी ने वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे खासकर जो हुमायूं के साथ लड़ी थी, ठीक है, 1539 1540 वो वाली, वो तो मैंने पहले भी किया डिस्कस आपके साथ, बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। अब देखिए ये जो लड़ाइयां हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, किस तरह का उसने ये चीजें की हुई थी, इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो शेरशाह है इसका एडमिनिस्ट्रेशन शेरशाह सूरी का
प्रशासन, ठीक है, इस तरह से उसने चलाया था। अब देखिए इसका टाइम क्या रहेगा, तो मैंने पहले भी बताया है कि इसका टाइम 1540 से लेकर के 1545, सिर्फ 5 साल, क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है 1545, ठीक है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, जो कलिंजर फोर्ट है, ठीक है, उसके जो, अब देखिए कलिंजर फोर्ट ये डेक्कन में, महाराष्ट्र में जो है, वहां पे इस उस फोर्ट को पाने के लिए, उसके लिए अभियान चलाया था इसने, एक जंग लड़ी थी 1545 में, तो इसलिए वहां पे इसकी मृत्यु हो गई थी 1545 में। तो ये सिर्फ 5 साल के लिए 1540 से 45 के बीच में शेरशाह सूरी का टाइम देखने को मिला। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से अगर हम बात करें, तो इसने अपनी कन्वीनियंस के लिए जितना भी एम्पायर था दिल्ली में, इसका जो राज कर रहा था ये 1540 से 45 में, इसमें इसने अपने साम्राज्य को 47 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट है कि अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को 47 विभागों में, ठीक है, 47 भागों में किसने डिवाइड किया था डिवीजन में, तो शेरशाह सूरी ने। और उनका नाम क्या दिया था, तो 47 डिवीजन को बोला इसने सरकार, ये नाम दिया था 47 सरकार, ठीक है। और जो सरकार है इनको छोटे छोटे भागों में भी डिवाइड कर दिया, ठीक है, स्मॉलर पार्ट्स में, जिसको नाम दिया परगनास। ये पहले भी बताया आपको परगनास नाम, ठीक है। मान सकते हैं कि जो सरकार है, डिवीजन है, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, जैसे हिमाचल प्रदेश के 3 डिवीजन है, ठीक है, तो वैसे ही इसने अपने स्वराज्य को 47 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, जिसका नाम दिया उसने सरकार। तो सरकार जो है फिर आगे परगना में डिवाइड कर दी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट। अगर आप देखें परगना देखें तो आप इसको बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट की तरह है। और जो सरकार है, ये परगना जिसको डिवीजन बोला है इन्होंने, जिसका नाम सरकार, ये आप डिवीजन दे सकते हैं कि ये बड़े लेवल पे, ठीक है। बाकी स्मॉलर पार्ट्स जो आगे इसके छोटे भाग है वो परगना, लाइक डिस्ट्रिक्ट या तहसील, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। बस इसने डिवीजन किया फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है, ताकि जो अपना प्रशासन है उसको सही तरीके से स्मूथली जो है वो रन कर सके, चला सके, ठीक है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसने ये कदम उठाया था। अब शेरशाह जो है, इसने दिल्ली सल्तनत का पैटर्न फॉलो किया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि शेरशाह सूरी जो है, इसने खासकर जो अलाउद्दीन खिलजी का पैटर्न है, ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी का पैटर्न फॉलो किया था रिवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, ठीक है, चाहे वो राजस्व या फिर प्रशासनिक काम है, उनके लिए किसका पैटर्न फॉलो किया था, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत का। और दिल्ली सल्तनत में कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी को फॉलो किया था इसने, बोल सकते हैं आप, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए इसके लिए इसने क्या किया, 4 डिपार्टमेंट, ठीक है, दिल्ली सल्तनत को फॉलो किया। अब दिल्ली सल्तनत में आपको पता होगा कौन से डिपार्टमेंट थे, दीवाने अर्श, दीवाने वजारत, दीवाने ईशा, दीवाने रसालत। अब आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, याद ही है, ठीक है, ये था ना डिस्कस हम नहीं है, ये भी इसने फॉलो किए, दीवाने अनस, ठीक है, दीवाने वजारत। अब किसने किए और क्या क्या है ये डिपार्टमेंट, एनी आइडिया, दीवाने इंशा और दीवाने रसालत। So he maintained these 4 departments, ठीक है। और डायरेक्टली ये आइडिया किसका है, डायरेक्टली ये कहीं ना कहीं सिस्टम फॉलो किया गया दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, चाहे वो बलबन हो, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। खासकर ये
अलाउद्दीन खिलजी और बलबन से ही प्रभावित था। ठीक है, अब देखो दीवाने अर्ज जो है वो आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट है, दीवाने वजारत, ठीक है, ये फिर दीवाने ईशा एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। ठीक है, पढ़े आप नहीं, एक बार इसको देखेंगे, वहां से दिल्ली सल्तनत जब पढ़ा था आपने, देखेंगे आपको मिल जाएंगे, आपको लिखे यहाँ पे। ठीक है, तो इन 4 डिपार्टमेंट्स को सेंट्रल डिपार्टमेंट जो है वो इसने डिक्लेयर किया, दीवाने वजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने ईशा, दीवाने रिसालत। तो इसने फिर लैंड रिवेन्यू सिस्टम को क्लासिफाई किया 3 हेड्स में। ठीक है, अब ये बहुत डिटेल की चीज है कि गुड, मिडल, बैड, उसने क्या क्या उसमें किया। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू को भी उसने उसी तरह से फॉलो किया। ठीक है, और जो टोडरमल था, ठीक है, अब टोडरमल कौन था ये तो पता आपको, अकबर का नवरत्न था। ठीक है, सो टोडरमल जो है वो कहीं ना कहीं उसने रिवेन्यू पॉलिसी को, अब देखो शेरशाह सूरी की रिवेन्यू पॉलिसी में इसने भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी है टोडरमल ने। ठीक है, बाद में ये अकबर के लिए काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मुगलों के साथ था। ठीक है, जो दिल्ली का राज करेगा, दिल्ली पे राज करेगा, वो टोडरमल वहीं पे उनके साथ था। अब शेरशाह सूरी जो है वो दिल्ली पे राज कर रहा था, तो टोडरमल उसके लिए काम कर रहा था। टोडरमल ने जो है वो अपनी जो सेवाएं हैं, सर्विसेज है, वो शेरशाह सूरी के लिए भी दी थी। तो टोडरमल जो है उसने बहुत सारी जो बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन जो है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की शेरशाह के लिए भी की थी। ठीक है, और अकबर ने जो है वो इसी रेवेन्यू पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था जो उसने शेरशाह सूरी के लिए की थी। तो अकबर ने शेरशाह सूरी को भी कॉपी किया था। ठीक है, फॉर दी पर्पस ऑफ रेवेन्यू पॉलिसी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि किस तरह से चला हुआ सिस्टम। ठीक है, तो ये जो रेवेन्यू पॉलिसी आपने जब्ती सिस्टम और दशलाह क्या पढ़ा था वो याद होगा आपको, जाट और सवार मैंने बताया था। तो वो जो था जब्ती सिस्टम अकबर का, वो कहीं न कहीं प्रभावित था, उसने उसको इम्प्रूव किया, बस उसको उसने रिवाइव किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो टोडरमल की जो सर्विसेज है वो यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। ठीक है, टोडरमल ने कंट्रीब्यूशन की थी फॉर द पर्पस ऑफ लैंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो किसान थे, जो कृषक थे, खेती करते थे, उनको कहीं न कहीं पट्टा, ठीक है, पट्टे पे जमीन दी जाती थी। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा इक्ता सिस्टम। ठीक है, बट इक्ता सिस्टम में अलग सिस्टम ये था कि इक्ता जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था दिल्ली सल्तनत में, उसमें पुलिस का काम करना पड़ता था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता था। ठीक है, बट यहाँ पे जो है वो एक्चुअल में किसानों को पट्टे पे जमीन दे करके, लीज पे जमीन दे करके, ठीक है, वो स्पेसिफाई किया जाता था कि किस बंदे को क्या एरिया दिया जाएगा, और रिवेन्यू जो है वो उनको कबूलियत। ठीक है, अब देखिए कबूलियत क्या है, एग्रीमेंट। ठीक है, कबूल है कि नहीं कबूल है, तो कबूलियत क्या है, वो जो पट्टा, जो जमीन जो दी जा रही है उसको, उसके लिए एक एग्रीमेंट प्रॉपर साइन होता था कि भाई मैंने इतनी जमीन इसको दी है और इसने इतनी जमीन इससे ली है, और इसका जो एग्रीमेंट होगा वो इतना पोर्शन इस प्रोडक्शन का मुझे मिलेगा। तो ये पट्टा या कबूलियत, ये नाम वर्ड यूज होते थे फॉर द पर्पस ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो कबूलियत का मतलब है एक एग्रीमेंट था राजा और इनके। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें की थी इन्होंने। ठीक है, काफी लंबी चौड़ी चीजें हैं, बट आप इतना याद रखिएगा, जैसे एक टैक्स कलेक्टर, ठीक है, टैक्स कलेक्शन के लिए फीस होती थी। ठीक है, उसके लिए उसने एक वर्ड यूज किया था टैक्स कलेक्शन के लिए, महल नाम महाल सिलाना। ठीक है, ये जो वर्ड है महाल सिलाना, ये है टैक्स कलेक्शन के लिए। ठीक है, इसका टैक्स कलेक्टर को बोलते थे, ये जो टैक्स को कलेक्ट करता था, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, दैट इज महल सिलावना। ठीक है, तो ये एक
महल सिनाना जो है टैक्स कलेक्टर के लिए जो पैसा देते थे, मतलब टैक्स कलेक्टर को एक सैलरी देते थे, ठीक है, उसकी तरह बोल सकते हैं कि ये वर्ड यूज होता है। तो टैक्स कलेक्शन कोई भी करेगा तो वैसे तो नहीं करेगा, उसके लिए उसको एक पेमेंट देनी पड़ेगी, उसका वर्ड जो है उसने यूज किया था। देखिए बहुत डिफिकल्ट से वर्ड होते हैं, इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट इन केस कमीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। जैसे मैंने अभी कबूलियत बताया, पट्टा, ये क्या यूज हो रहा है, ठीक है, ये महल सिनाना क्या है, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। ये जो है टैक्स कलेक्टर के लिए जो फीस दी जाती थी रेवेन्यू कलेक्शन की, वो है महल सिनाना, ठीक है। और इसमें 2.5%, 5%, ठीक है, इस तरह की लैंड रेवेन्यू होते थे, ठीक है, 2.5%, 5% जो प्रोडक्शन का, ठीक है, टोटल वो देना होता था राजा के लिए। तो शेरशाह जो है वो पर्सनली अगर आप बात करें तो मिलिट्री के लिए भी उसने काफी ज्यादा कदम उठाए, लाइक अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की तरह आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि उसने एक दाग और चेहरा प्रथा चलाई। ये दाग और चेहरा याद है आपको? जी सर। ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस एंड इंटरनल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर, ठीक है, चेहरा जो है वो सोल्जर्स की एक तरह से डिस्क्रिप्शन थी पूरी तरह से, और दाग जो है वो ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस। तो वही दाग और चेहरा जो प्रथा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसी तरह की इसने रिवाइव की। तो ये इसने फॉलो किया इस चीज को, ताकि मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है। कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये फॉलो करता है शेरशाह सूरी, कुछ सीख रहा है इतिहास में, पास्ट से, ठीक है, और वो सीखा इसने अलाउद्दीन खिलजी से स्पेशली। तो ये जो दाग और चेहरा है, ये प्रथा भी इसने रिवाइव की, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्टिव रोल है ईच सोल्जर का, हर एक सोल्जर का, वो भी उसने थ्रू चेहरा ही तो इसने रिवाइव की। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने रेगुलर पोस्टल सर्विस का, ठीक है, दिल्ली में पहली बार पोस्टल सर्विस, ठीक है, ये जो डाक प्रथा है, डाक सेवा है, इसको पहली बार दिल्ली में स्टार्ट किया, ठीक है। अब शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया एक पोस्टल सर्विस को, ठीक है, कि ये जो हम कोई संदेश भेजना चाहते हैं, तो ये जो संदेश वाहक जो होते हैं, ये संदेश देना लेना, ये जो होते हैं, ये इस पोस्टल सर्विस की तरह इसने इसको शुरू किया। ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये एक यूनिक चीज है उस टाइम पे, ठीक है। और इसके अलावा इसने वेट्स एंड मेजर्स स्टैंडर्ड्स किए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे लैंड रेवेन्यू में, ठीक है, बीघा, गज, ठीक है, ये वाली चीजें कि लैंड रेवेन्यू के लिए क्या क्या जैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड वेट्स मेजरमेंट के लिए यूज किए, वो भी इसने किया, ठीक है। इसके अलावा इसने सिक्के भी जारी किए, ठीक है। अब देखिए कॉइन्स जो होते हैं किसी भी टाइम पे ये वहां की अर्थव्यवस्था बताते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था के बारे में हमें बताते हैं। सो कॉपर दाम, ठीक है, अब डैम नहीं बोलना इसको, ठीक है, कॉपर दाम है। अब कॉपर दाम जो है इसने इसको एबॉलिश करके, ठीक है, मतलब ये पहले ही चलता था, इसने इसको खत्म करके एबॉलिश करके एक सिल्वर रुपया, ठीक है, कंटिन्यू किया, ठीक है। तो कॉपर दाम की जगह इसने क्या किया, सिल्वर रुपया, मटेरियल कॉपर से सिल्वर हो गया, और दाम करेंसी का नाम था, उसने रुपया बना दिया। क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले रुपया किसने यूज किया था सिल्वर के लिए, एज पर कॉइन्स के लिए, ठीक है, तो वो शेरशाह सूरी। सो ही इंट्रोड्यूस्ड द सिल्वर रुपया, ठीक है, और ये यूज रहा काफी वर्षों तक, 19th सेंचुरी तक रहा इसका सिल्वर रुपये का यूज, ठीक है, 1835 तक, ठीक है। और जो कॉपर दाम था, ठीक है, इसने
इसको भी कहीं न कहीं प्रचलित रखा, बट इसने बाद में इसको थोड़े टाइम बाद जो है वो खत्म भी कर दिया था। बट कई बार बोले तो इसने इकट्ठे ही स्टार्ट किए थे, कॉपर का दाम और सिल्वर का रुपया। मगर ये जो है वो बाद में इसने अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। पर सिल्वर जो रुपया है ये काफी वर्षों तक जो है वो चलन में रहा था, ठीक है। और इसके अलावा इसने जितनी भी और मेटल करेंसी होती थी और मेटल के जो सिक्के होते थे वो सारे खत्म कर दिए, बट इन दो को चलाया। पर बाद में लॉन्ग लास्टिंग सिल्वर रुपया रहता है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने अपनी जितनी भी ड्यूटीज है, ठीक है, जितने भी काम है वो कहीं न कहीं उसने पूरे प्रॉपर एक फुल सिस्टम में तैयारी से किए थे, ठीक है। जैसे इसमें आपने देखना है कि एक ग्रैंड ट्रंक रोड होते हैं, ठीक है, जीटी रोड, आपने सुना भी होगा ये। तो इसकी भी एक्चुअल में इसने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसकी कंस्ट्रक्शन का जो ये श्रेय है, ठीक है, वो इसी को जाता है, ठीक है। अब ये क्यों जाता है? वैसे तो ये डायरेक्टली इसके साथ नहीं जुड़ा था, ठीक है, जीटी रोड से, ठीक है, जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन है। बट इसने जब दिल्ली में राज करना शुरू किया तो इसका ये मानना था कि इसको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कनेक्ट करेंगे एक कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि हम इसको जो है वो एक इजीली ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन उस टाइम पे ऐसा तो नहीं है कि गाड़ियां हैं या कुछ है, बट ये कहीं ना कहीं एक उसका सोच थी, एक मानना था कि जब भी हम कोई भी, जैसे बोलते हैं कि हम कुछ ना कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम था उस टाइम पे, ठीक है, तो उनको इजिली एक्सेसिबल बनाना, अच्छे से आसानी से यहाँ से वहां पहुंचना, वो उनकी एक सोच थी, एक थिंक थी, आइडिया था उनका। तो जीटी रोड का जो आइडिया है उनके दिमाग में आया था सबसे पहली बात, ठीक है, कि रोड्स को प्रॉपरली मेंटेन करना वो शेरशाह सूरी का। तो ये जो कहा जाता है कि आज जीटी रोड, तो इनके नाम से ये वहां का ये उपज है, वहां की ये कहानी निकलती है सामने, ठीक है। अब देखिए शेरशाह जो है उसने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए किया था, ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजीली जो है वो वहां पे आसानी से बंदा पहुंच सके, इसलिए इसने रोड्स बनाना शुरू किए, ठीक है। और जो रोड्स हैं शेरशाह के द्वारा बनाए गए, उसको कहा गया उनके द्वारा द आर्टरीज ऑफ द एम्पायर, ठीक है। काफी इम्पोर्टेंट है। इन रोड्स की डेवलपमेंट के लिए या उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए उसने एक वर्ड यूज किया, द आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है? जो ब्लड कैरी करती है। ठीक है, हाँ जी, हमारे शरीर में होती है ना आर्टरीज, वेन्स। तो एक्चुअल में क्या है कि कनेक्टिविटी है, ठीक है, कुछ ना कुछ वहां पे क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन, कुछ ना कुछ आर्टरीज क्या कर रही है हमारे, ठीक है, खून को। तो ट्रांसपोर्टेशन ही एक तरह की सिस्टम है, तो अंपायर की आर्टरीज करके उसने इन रोड्स का नाम दिया, ठीक है। कल को ये हमारी जरूरत बनेगी, ठीक है, इसलिए उसने उसको लिखा आर्टरीज ऑफ अंपायर, ठीक है। इसके अलावा जो सरिया, ठीक है, सरिया जो होता है, सरिया नहीं, सॉरी, शरीयत, शरीयत जो होती है, शरीयत आपको पता है इस्लामिक लोग को कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसने इस्लामिक लॉ को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी, और जो चीजें थी जो बोल सकते हैं आप कि शेरशाह सूरी के टाइम पे, जैसे इस्लामिक लॉ को सख्ती से फॉलो करने के लिए, तो अफगानी था, शेरशाह सूरी मुस्लिम था, इसने भी इस्लामिक लॉ को काफी ज्यादा तवज्जो दी, ठीक है, एम्फेसाइज किया इसको भी उसने। बाकी देखिए इसमें एक और नाम आता है कि कि इनको जीटी रोड जो है, इनको जो है वो इंपीरियल रोड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कल को क्वेश्चन आया, आप तो जीटी रोड कहते हैं, बट इनको उस टाइम पे इंपीरियल रोड, जो पुराने इंपीरियल रोड्स हैं, इनको आज हम जीटी रोड कहते हैं। इनके लिए इनको उसने काफी ज्यादा मेंटेन किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसने ही शुरू किए, ठीक है, बट इसने जो आज की सिचुएशन के हिसाब से देखें तो इसने
पहले से भी बने हुए थे, पहले से भी उन्होंने बनाने की बात की थी राजाओं ने, बट इसको रिस्टोर करना, इसको मेंटेन करना, इसको मॉडर्न बनाना, ये सारा काम, ये सारी थिंकिंग इन्हीं की थी। हालांकि 5 साल के अंदर ये मर गया था, बट इसकी बहुत सारी एम्बिशंस थी इसको लेकर, ठीक है, इसलिए इसके साथ इसको जोड़ा जाता है। अब ये कहाँ पे है या कुछ है, तो ये इंडस रिवर के किनारे, जैसे आप बात करते हैं आज पाकिस्तान की इंडस रिवर, वहां से लेकर के बंगाल तक के रोड, ठीक है, बंगाल ईस्ट साइड, तो वेस्ट से ईस्ट को कनेक्ट करने की बात की थी इसने, ठीक है। इसके अलावा इसने जासूसी जो प्रथा थी, एस्पिनोज सिस्टम, उसको भी रिवाइव किया। अब ये सबसे पहले शुरू किसने किया था? अब देखो, दिल्ली सल्तनत में ही शुरू हुआ था ये, याद है किसको? किसने रखे थे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में अपने जासूस? बलबन ने। बलबन ने, ठीक है, वेरी गुड। बलबन ने रखे, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इसको रिवाइव किया। तो आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं बलबन और अलाउद्दीन खिलजी को ये फॉलो करता है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने बिल्कुल जो है, देखिए कोई भी बंदा है जिसने वहां पे राज करना है, कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी, आज भी आप देखेंगे तो उसके खुफिया जासूस जरूर होते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा यहाँ पे अगर पॉलिटिशियन ही देख लेंगे आप, तो उसको भी अंदर की खबर कहीं ना कहीं मिलती, ठीक है, और वो उसमें से ही बंदे होते हैं, और वो हमें पता नहीं लगता कि कौन है। ये तो पॉलिटिक्स होती है आज के टाइम पे भी। तो वैसे ही एस्पिनॉज सिस्टम जो है, कि इसने भी एफिशिएंटली, बहुत अच्छा माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने उसको रिवाइव किया था, ठीक है। अब देखिए, कोई भी अगर बंदा है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठने की सोचेगा, तो कहीं ना कहीं उसका ये चीज जरूर स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो स्पाइस जो थे, जासूस जो थे, वो अपॉइंट किए गए इनके द्वारा, ठीक है। और जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स होते थे, ठीक है, उनको ये, उनमें से ही वो कहीं ना कहीं अपना जासूस बनाता था, ठीक है। जैसे उन्होंने किया था वैसे ही इसने भी रिवाइव किया इस चीज को। और एक उसने जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था उसका, देखिए, जो जैसे हम बोल सकते हैं ना कि आज इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, सीआईडी, इस तरह के डिपार्टमेंट भी होते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो सेंटर में होता है, सीआईडी आपके स्टेट उसमें लेवल पे होती है। तो ये जो सिस्टम है, ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड जो है, उसको नाम भी दिया था उसने, ठीक है, दारोगा ए तक चौकी, ठीक है। अब दारोगा आपको पता ही है क्या होता है, दारोगा जो है वो इसने हेड नाम दिया इसका, तो नाम है दारोगा ए डक, या डाक बोल सकते हैं, चौकी। अब देखिए, दारोगा और चौकी तो आपको पता ही है, वर्ड आज भी यूज होते हैं, ठीक है। तो ये जो नाम है, दारोगा ए डाक चौकी, ये है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड, ठीक है। मतलब ये जो एस्पिनॉज सिस्टम है पूरा जासूसी, इसका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इसने नाम दिया, ठीक है, और उसको ये नाम दे दिया, हेड का नाम दारोगा ए डाक चौकी, ठीक है। तो ये क्या है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड है, हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। देखो, आज भी सिस्टम फॉलो होता है। अगर हम बात करें, आपने सुना होगा रॉ, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सेंटर में मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए ये काम करते हैं। और स्टेट लेवल पे सीआईडी होती है, ठीक है। तो वो जो काम है, ये सीआईडी और ये सारे काम, वही चीज दी हुई है, ठीक है, एस्पिनॉज सिस्टम। तो वही है डिपार्टमेंट, ये याद रखेंगे। इसके अलावा इनका जो टॉम है, इनका जो मकबरा है, वो कहाँ है? मैंने सासाराम, बिहार में। अब आप इसको मैप में देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि सासाराम बिहार में है कहाँ पे, ठीक है। आपने नाम सुना होगा कि पॉलिटिकली देखें तो सासाराम एक
अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहाँ से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये मध्य प्रदेश सॉरी एमपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, और यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी भी एक लेडी थी, आपने सुना होगा नाम उनका, मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार सुना है आपने? कौन थी मीरा कुमार? कौन है? लोकसभा की पहली स्पीकर। ठीक है, फर्स्ट स्पीकर लोकसभा की बनी थी मीरा कुमार, जो कि काफी इंटेलिजेंट भी थी, क्योंकि वो फॉरेन सर्विसेज से रिटायर्ड थी, काफी इंपॉर्टेंट थी अपने टाइम पे, तो वो बनी थी। तो वो बिहार के सासाराम से ही एमपी थी वो। ठीक है, याद रखना, ऐसा नहीं है कि याद रखना है उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, बट ये याद रखिए कि ये नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो यहाँ पे है सासाराम में। ठीक है, और इसी को अपने उसने राजधानी बनाया था, यहीं पे इसकी मृत्यु हुई थी, यहीं पे इसको दफनाया गया था, यहाँ पे मकबरा है। और एक नाम और आता है, जैसे मैंने शेर मंडल बताया था, याद होगा आपको शेर मंडल लाइब्रेरी जिसने बनाई थी दिल्ली में, है ना? और शेर मंडल जो लाइब्रेरी की, वहां पे हुमायूं जब वापिस रिस्टोर करता है, वापिस वहां बैठता है, तो वो सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। याद होगा आपको, शेर मंडल बताया था मैंने। ठीक है, तो ये जो शेर मंडल है, ठीक है, इसने इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी इस बिल्डिंग की, और एक पुराना किला करके जो है, इसने यमुना नदी के किनारे दिल्ली में पुराना किला करके एक बिल्डिंग बनाई थी। ठीक है, और बहुत सारी मॉस्क्स भी बनाई थी, मस्जिदें। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो तो ठीक है। शेर मंडल आप याद रखिए, शेर मंडल क्या है? शेर मंडल शेरशाह सूरी ने एक बिल्डिंग बनाई थी, जहाँ पे उसका पुस्तकालय, काफी बड़ा पुस्तकालय भी बनाया था, जहाँ पे शेरशाह सूरी ने बनाया था, बट बाद में मर गया था ये तो। बट हुमायूं भी उन्हीं सीढ़ियों से गिर के मरा था, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी जो पद्मावत एक बुक है, किसने लिखी थी पद्मावत? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी जो पद्मावत, वो अवधी हिंदी में है। ठीक है, तो इसी के समय पे लिखी गई है, ऐसा नहीं है कि वो उसी के समय पे लिखी गई थी, ये इसके समय पे लिखी गई थी पद्मावत। ठीक है, बाद में लिखी गई पद्मावत, और लिखी किसने है? मलिक मोहम्मद जैसी। ये कंपोज की गई, ये लिखी गई अवधी हिंदी में लिखी गई। ठीक है, अवधी। इन्हीं के समय पे। अब देखिए, हमें क्या होता है, कई बार ये चीजें सोचते हैं कि उससे जुड़ी हुई है तो उसी के टाइम पे लिखी गई होगी। कल को क्वेश्चन आए कि पद्मावत किस टाइम पे कंपोज की गई थी या लिखी गई थी, है ना? इसकी लैंग्वेज पूछ सकते हैं, इसके राइटर का नाम पूछ सकते हैं, पर टफ तब हो जाता है जब ये पूछा जाए कि किसके समय पे लिखी गई थी। तो ऑप्शंस में शेरशाह सूरी भी होगा और अलाउद्दीन खिलजी भी होगा, तो हमें ज्यादा ये लगेगा कि ये तो शेरशाह सूरी के ऊपर तो है ही नहीं बुक, ये तो है अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, तो हम उसी को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, बट एक्चुअल में ये बुक बाद में लिखी गई है। ठीक है, इसके समय पे, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक इसका हिस्टोरियन था जिसका नाम है अब्बास खान सरवानी, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, अब्बास खान सरवानी, कि इसका इतिहासकार था इसके दरबार में, शेरशाह सूरी के। इसने बुक लिखी थी तारीख शेरशाही। ठीक है, और देखिए तारीख शेरशाही जो है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू पॉलिसीज के बारे में बताया गया है। उसके समय पे क्या, जो मैंने अभी जो भी बताया आपको, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अकॉर्डिंग टू हिज जो भी कंट्रीब्यूशंस हैं, जो भी इसकी लिखी हमने या पढ़ी हमने, वो इसी बुक के अकॉर्डिंग है। जो सोर्स मिला है, देखो किताबों से ही हमें सोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक्स जो है वो आज भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बंदे मर जाते हैं बट बुक्स हमेशा रहती हैं। तो इस तरह से ये चीजें जो है वो हमने इससे देखी। और ये किसने लिखी थी? तो ये इसका एक इतिहासकार था इसके दरबार में, जिसका नाम है
अब्बास खान सरवानी। ये शेरशाह सूरी का हिस्टोरियन था और इसी ने एक बुक लिखी थी तारीख शेरशाही। देखिए, जब भी हम तारीखें लिख सकते हैं वर्ड, इसका मतलब है कि किस समय क्या हुआ। इस समय बैटल ऑफ चौसा हुआ, इस समय बैटल ऑफ कन्नौज हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें वो हुआ। तो तारीखें फिरोज शाही पढ़ा होगा आपने। तारीखें जब पढ़ते हैं तो इट मीन्स ये एक तरह से क्रोनोलॉजी है, ठीक है। इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, ये सारी चीजें हम वहां से रेफरेंस के तौर पे लेते हैं। तारीखे शेरशाही, ये किताब का नाम है, रिटन बाय अब्बास खान सरवानी, ठीक है। ये आपने शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये ध्यान रखना। बाकी इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1545 में हुई, ठीक है। 1544 में इसने राजपूतों को, मारवाड़ी राजाओं को भी हराया था। 1545 में जब कलिंजर फोर्ट को कब्जा पाने के लिए इसने लड़ाई की थी, उस समय इसकी मृत्यु हुई थी 1545 में। तो मात्र 5 वर्षों में, ठीक है, ये मर गया था। इसके बाद इसके बेटा भी मर गया 1547 में, और 1555 में जिसका पोता था, जिसका मेन आदमी था, सब कुछ उसके हाथ में था, हिंदू था वो, हेमू, ठीक है, विक्रमादित्य हेमू। तो वो 1556 में जब लड़ाई होती है मुगलों के साथ, ठीक है, उसके साथ जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है शेरशाह सूरी का सिस्टम। क्यों? क्योंकि अकबर ने उसको फिर ओवरटेक कर लिया था, ठीक है, क्योंकि उसको हरा दिया, उसके बाद अकबर ने उनको फटकने नहीं दिया था, ठीक है। तो ये शेरशाह सूरी का ये इतिहास में सिर्फ 15 साल का नाम है, जिसमें से 5 साल इसके थे, ठीक है। बट इन देखिए 5 सालों में ही उसने काफी कुछ इम्पोर्टेंट कर दिया था, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट, ये जो हेमू के बारे में बता रहा था, ये याद रखना हेमू है कौन, क्योंकि एक हिंदू ही आदमी था, हिंदू ही था, जो शेरशाह सूरी के पोते के साथ था, जिसका नाम था मोहम्मद, ऐसा बताया था मैंने कुछ, क्या नाम था उसका, महमूद या मोहम्मद शासूर, ठीक है, मोहम्मद शासूर था शायद। तो उसका था ये आदमी। तो ये लास्ट हिंदू राजा माना जाता है दिल्ली का, हेमू, ठीक है, जिसको कहीं ना कहीं विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया था, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट वही बात आ गई ना कि भाग्य के साथ नहीं दिया था, और मुगल्स जो है वो जीत गए थे। उसके बाद मुगल्स ने, अकबर ने काफी ज्यादा अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो उसके बाद ये कर देखेंगे। तो ये जो हेमू है, या कुछ बोल सकते हैं, तो इसलिए इसने वर्ड यूज किया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो अगर हमें ये साथ देता, तो ये जो शेरशाह सूरी वंश है वो मुगलों को खदेड़ देता, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा होगा जहांगीर, क्योंकि अकबर हमने पढ़ लिया था, अकबर के नवरत्न भी मैंने बता दिए थे, ठीक है, कर लिया था नहीं हमने, हाँ कर लिया था, ठीक है। कश्मीर का बंदा था मोहम्मद हुसैन। कौन था ये मोहम्मद हुसैन? याद है, हमने पिछले देखा था जब मैंने पढ़ा थी, 9 नवरत्नों के नाम बताए थे, ठीक है, जिसमें से 6-7 तो हमने डिटेल में पढ़े थे, बट एक नाम बताया था मैंने, मोहम्मद, कैलीग्राफर, हाँ कैलीग्राफर, कश्मीर के थे ये मोहम्मद हुसैन, ठीक है। ही वॉज ए कैलीग्राफर, अकबर के दरबार में ये कैलीग्राफर थे, जिसने बहुत सारी चीजें जो है इनके लिए लिखी थी, और इनको एक गोल्डन पेन, ठीक है, जरीन कलम, जरीन कलम के नाम से जो है वो उपाधि भी दी थी, ठीक है, गोल्डन। चलिए, जहांगीर के बारे में हम कल करते हैं। जहांगीर का टाइम कब शुरू होता है?